तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही रिलीज हुई एक तमिल तेलुगु डब्ड हॉरर फिल्म को जिसका नाम है किंगस्टन एंड द कर्स सी। मूवी कैसी है इसके बारे में अंत में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक भोजपुरी बंगाली हॉरर फिल्म को नहीं देखा है जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। चैनल के ऊपर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत 1982 तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट के ही एक कोस्टल गांव थुवाथूर से होती है। अब हम देखते हैं कि गांव के सारे लोग समुद्र किनारे खड़े हुए थे, जहां पर वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे, परेशान थे। जिसका कारण ये था कि पिछले कई महीनों में बहुत सारे लोगों की मिस्टीरियस तरह से मौत हो रही थी, जिसके पीछे एक आदमी जिम्मेदार था। लेकिन जब गांव वालों ने मिलकर उसे जान से मार डाला तो उसने मरने के बाद भी अपना आतंक और ज्यादा बढ़ा दिया। यानी कि उसकी इविल स्पिरिट ने लोगों को मारना खत्म नहीं किया था। यहाँ पर गांव श्रापित हो चुका था, जिसके चलते ढेर सारे लोग मारे गए थे। अब गांव के लोग धीरे धीरे खत्म हो रहे होते हैं और इस श्राप को रोकने गांव वालों ने एक उपाय निकाला था, जिसके तहत अभी सभी लोग किनारे पर इकट्ठे होते हैं और उस आदमी के शरीर को उसकी कब्र से निकालकर एक कैस्केट में लॉक कर देते हैं, जिससे बाहर आने के लिए ये बेरहम आत्मा झटपटा रही थी, जिसे थोड़ी देर बांधने की कोशिश यहाँ के लोकल प्रीस्ट कर रहे थे। खैर अब ये गांव श्रापित था, जमीन श्रापित थी, तो इस आत्मा का क्या किया जाए। तो प्रीस्ट इस आत्मा का वाटर बैरियल करने का उपाय निकालते हैं, जो कि वैसे तो एक बहुत ही पुराना रिचुअल है, जिसके अंदर सम्मानजनक लोगों को ही वाटर बैरियल मिलता था, यानी कि जल समाधि। और इससे रिलेटेड मैंने अपनी आखिरी मूवी एक्सप्लेनेशन यानी कि भूतपुरी के अंदर बताया था। If you want to check out, link is in the description and pinned comment। लेकिन यहाँ पर तो इसका उल्टा ही करना पड़ रहा था। इस आतंक को मिटाने के लिए इस बुरे आदमी को पानी में छोड़ा जा रहा था। खैर अब प्रीस्ट जो होते हैं वो होली राइट्स करते हैं और गोल्ड से उस कैस्केट को सील कर दिया जाता है, यानी कि माजरा यहाँ पर सोने से ही रिलेटेड था। खैर अब इस आदमी के कैस्केट को छोड़ने के लिए कुछ लोग पानी के बीच में जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है और बिजली गिरने से होता यह है कि गाँव में आग लग जाती है। आपको ये भी लग रहा होगा कि ये लोग इतनी आसानी से पानी में कैसे जा पा रहे थे। तो देखो यहाँ पर ये जो लोग हैं वो फिशिंग पर ही डिपेंडेंट हैं, जिसके चलते इन्हें स्विमिंग और ये सब करना काफी अच्छे से आता था। खैर सभी लोग अब यहाँ वहाँ भागकर आग बुझाने लगते हैं और जैसे तैसे करके प्रीस्ट उस कैस्केट को कुछ लोगों की मदद से समुद्र के बीच में कहीं ले जाकर बैरी कर देते हैं, यानी कि इस समुद्र की गहराई में। अब जो करना था वो तो हो चुका था, लेकिन ये आत्मा काफी ज्यादा ईविल थी। अब श्राप उससे जुड़ा हुआ है, तो अगर वो जमीन पर नहीं है तो जमीन तो सेफ हो गई, लेकिन अब होता यह है कि जो इन गांव से जुड़ा हुआ समुद्री इलाका था वो सारा का सारा श्रापित हो जाता है। वहाँ पर सारे के सारे जीव, मछलियाँ सभी खत्म होने लगते हैं। अब प्रीस्ट जो होते हैं वो ऐसा करने के बाद सबसे पहले गांव वालों को यही सलाह देते हैं कि कोई भी कैसे भी करके पानी के अंदर ना जाए। मतलब हो सकता है कि दुनिया भर के लिए जल जीवन होगा, लेकिन यहाँ पर जल के अंदर ही मौत छुपी बैठी थी। और गांव वाले समुद्र के किनारे को सील करके बाउंड्री लगा रहे होते हैं ताकि कोई भी कैसे भी करके वहाँ पर ना जाए, जिसके चलते वहाँ पर काफी सारे लोग दुखी भी थे। अब ये सब होने के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, गांव के अंदर मौतें होना बंद हो गई थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के लोग अपना जीवन यापन खाने पीने कमाने के लिए समुद्र की मदद से ही करते थे, जैसे कि मछली पालन, सी लाइफ पर डिपेंड रहना, उनको बेचना, ये सब। तो धीरे धीरे समुद्र में जाना वो लोग शुरू करने लगते हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे भी जिनको मामले की गंभीरता नहीं पता थी, वो भी समुद्र में धीरे धीरे जाने लगते हैं और एक एक करके सब के सब मारे जाते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ झलकियों में कुछ लोगों को भी देख पाते हैं, जैसे कि एक बच्चे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया था। साथ ही साथ कुछ लोग जो होते हैं वो खुद को ही खत्म कर रहे थे। अब लोग यहाँ पर इस तरह से बुरी तरह खत्म हो रहे थे, जिसकी नजर सरकार पर चली जाती है और अब सरकार खुद ही यहाँ पर नियम लागू करके फिशिंग पर रोक लगा देती है, जिसके बाद अब वहाँ पर कोई भी फिशिंग कर नहीं सकता था। और ये चीज जो थी वो इसी गांव यानी कि थुवाथूर के अंदर हुई थी, लेकिन उसके आसपास के इलाके के अंदर ऐसा नहीं था। अब लोग इससे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, कहीं और हाथ पैर मारते हैं, और जो नहीं मार पाते वो चोरी चकारी करते हैं या फिर दूसरे गांव में जाकर फिशिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये श्राप वगैरह नहीं था। लेकिन वहाँ के लोकल्स भी उन्हें पकड़ कर पीट देते हैं, जिससे तंग आकर कुछ लोग खुद को ही खत्म कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। ना ही वो पढ़े लिखे थे, ना ही उन्हें कोई दूसरा काम आता था। अब कहानी 2009 में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं किंग नाम के एक बच्चे को, जिसका पूरा नाम किंगस्टन है।
और यही तो इस मूवी का नाम भी है, जिसके मन में लाखों सवाल हैं और एक जिद है कि वो एक दिन अपनी बोट लेकर इस समुद्र में जाएगा, क्योंकि वो इस कर्ज को नहीं मानता। उसके हिसाब से लोग फालतू में डरे हुए थे। अब वो अपने दादाजी मार्टिन से यही बात कहता रहता है, जिसे वो हमेशा रोकते हैं और समझाते हैं कि वो कैसे भी करके समुद्र में ना जाए, और वो उसे जाने भी नहीं देते। इनफैक्ट उसका एक फ्रेंड वहाँ पर जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसकी जान जाते जाते बचती है, जिसके चलते उसके दादाजी मार्टिन काफी समझाते भी हैं। लेकिन तभी होता यह है कि उसकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण बनकर थॉमस नाम का एक क्रिमिनल आता है, जो कि काम तो गलत करता है लेकिन वो लोगों की हमेशा हेल्प करता रहता है। अब वो किंग से कहता है कि वो पहले बड़ा हो जाए तब वो समुद्र में जा सकता है, तब तक वो उसके लिए काम करे, और तब से किंग उसके लिए काम करने लग जाता है। वो उसे पैसे भी देकर जाता है और धीरे धीरे वो उसका मेन आदमी बन गया था, जिसके साथ ही कहानी अब प्रेजेंट टाइम में यानी कि 2025 में आ जाती है। और अब थॉमस सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं बचा था, बल्कि पूरे कोस्टल इलाके का सी लॉर्ड बन गया था, जहाँ पर वो सी लाइफ ट्रेड में सबसे ऊपर है, सब कुछ कंट्रोल करता है, और किंग अपने गांव को संभाल रहा था इसके अंडर रहकर। थॉमस अक्सर गांव वालों की फाइनेंशियली हेल्प करता रहता है और किंग उसके पैसे गांव वालों तक पहुंचाता रहता है। साथ ही साथ अगर किसी का फ्यूनरल होता है तो वो उसके फ्यूनरल पर पैसे देने का भी काम थॉमस के हाथों ही करवाता था। अब यहाँ पर आज भी कोई स्वर्गवासी हो चुका था जिसके फ्यूनरल पर पैसे देने किंग जाता है, लेकिन उससे पहले वो जुआ खेलकर पैसे ज्यादा करके कुछ गांव वालों के लिए और कुछ अपने लिए निकाल लेता है, क्योंकि वो कार्ड्स में काफी एक्सपर्ट था। उसकी गर्लफ्रेंड भी है रोज, जो कि उसकी सारी बुरी हरकतों के बारे में जानती है, और वो उसे अक्सर रोकती भी है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि उसे कैसे भी करके पैसे जमा करने हैं। और हम जानते हैं उसकी जिद क्या है। उसकी जिद है बोट लेकर इस गांव के समुद्र में जाना, ताकि वो इस श्राप को हटा सके या फिर सबको बता सके कि वहाँ पर कोई श्राप है ही नहीं। खैर अब आगे हम बेंजामिन नाम के एक लड़के को देख पाते हैं, जिसके पिता रॉबर्ट कभी थॉमस के लिए काम किया करते थे, लेकिन उसने थॉमस को चीट किया और गायब हो गया, या फिर ये कहें वो बिजनेस पार्टनर्स थे। खैर अब एक दिन किंग अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और उसके दादाजी मार्टिन घर पर सो रहे थे, जिन्हें अक्सर एक भयानक नाइटमेयर आया करता, जिसकी कुछ झलकियों के अंदर वो शुरुआत वाले फ्यूनरल को देख पाते हैं, यानी कि उसी कैस्केट को, उस इविल स्पिरिट के आतंक को भी देखते हैं और समुद्र को देखते हैं, यानी कि वहाँ पर पानी के अंदर से ढेर सारी फीमेल स्पिरिट्स आ रही थी, और उन सब के बीच फंसे किंग को नोटिस करते हैं। और ये सपना आप याद रखिएगा, आगे काम भी आएगा। अब उन्हें ये सपना किंग के बचपन से ही आ रहा था, और इसलिए वो उसको हमेशा मना करते थे कि उसे समुद्र में नहीं जाना चाहिए, और आज भी वो उसे खाना देने जाते हैं और बहुत समझाते हैं, लेकिन किंग उनकी एक बात नहीं सुनता और ये कहता है कि वो आगे जाकर पानी में जरूर जाएगा। खैर इसी बीच उससे मदद मांगने बेंजामिन आता है, जिसे सब जानते हैं, और उसकी आर्थिक स्थिति अभी ठीक नहीं थी, तो वो किंग से थॉमस के साथ काम करने की अर्जी लगाता है, लेकिन रॉबर्ट उसके ही पिता है, जिसने थॉमस को चीट किया था, तो सब उसे मना कर देते हैं, लेकिन वो किंग से बार बार रिक्वेस्ट करता है और फाइनली किंग मान जाता है। अब वो उसे थॉमस से मिलवाने जाता है, लेकिन थॉमस को खुद बेंजामिन के ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन यहाँ पर किंग अपनी जुबान देता है, जिससे कि फाइनली बेंजामिन को काम पर रख लिया जाता है। अब इसी बीच हम एक बच्चे को समुद्र के किनारे बैठा देखते हैं, जो कि अपनी बहन को याद करते हुए रो रहा था, जो कि काफी टाइम से गायब थी, और तभी उसे किनारे पर उसकी बहन पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसके पास वो जाता है, लेकिन अचानक से ही वो एक इविल स्पिरिट टाइप की चीज में बदल जाती है, उसके पैर को पकड़ लेती है, लेकिन तभी अचानक से उस लड़के की नींद खुल जाती है, जो कि अब बड़ा हो चुका था, जिसका नाम गॉडसन है, और वो किंग का ही फ्रेंड है। और अब यहाँ पर इस गाँव के अंदर इस श्राप के अलावा एक और चीज काफी टाइम से चल रही थी, कि हर महीने कोई ना कोई लड़की गायब हो जाया करती थी, और वो कभी भी नहीं मिलती, और अगर कोई बाई चांस मिल भी जाया करती तो उसका शव समुद्र किनारे मिलता था। खैर अब यहाँ फाइनली बेंजामिन काम शुरू करता है, और यहाँ पर हमें थॉमस के काम के बारे में पता चलता है, तो किंग और उसके साथ ही पानी के सहारे से जाते हैं, यानी कि यहाँ पर नहीं बल्कि कहीं और, जहाँ पर ये श्राप नहीं था, और थॉमस असल में सी क्यूकम्बर नाम के एक क्रीचर की स्मगलिंग करता है, जो कि सी लाइफ के बैलेंस के लिए काफी जरूरी होता है, तो उसकी ट्रेड इंडिया के अंदर तो बैन है, और यहाँ पर वो काफी सारी मात्रा में पाया भी जाता है, तो थॉमस उसको निकलवा कर यहाँ से बॉर्डर तक अपनी बोट भेजता है, जो कि किंग और उसके साथ ही लेकर जाते हैं, यानी कि श्रीलंका के बोट तक। अब देखो इंडिया के अंदर इसको बैन करा गया है, लेकिन श्रीलंका के अंदर इस पर कोई बैन नहीं है, तो ये लोग असल में श्रीलंकन लोगों को ही इसे बेचा करते थे, जिसके बाद में उनसे चाइनीज या फिर दुनिया भर में बहुत सारे लोग इसको कलेक्ट कर लिया करते, क्योंकि वहाँ पर ये काफी ज्यादा प्रेशियस क्यूजीन मानी जाती है और बहुत महंगी भी बिकती है। अब सब कुछ ऐसे ही स्मूथ चल रहा होता है, लेकिन एक दिन बेंजामिन जो होता है वो किंग से कहता है कि उसे कुछ गड़बड़ लग रही है। सी क्यूकम्बर जो होते हैं वो असल में काफी हल्के होते हैं, लेकिन ये बक्से काफी ज्यादा भारी हैं, जो कि होने
नहीं चाहिए, मतलब कि इनमें कुछ और भी है जो कि उनको चेक करना चाहिए। लेकिन किंग इस पर काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसको थप्पड़ मार देता है, क्योंकि वो थॉमस के लिए लॉयल था और कुछ भी उसके खिलाफ उल्टा नहीं सुन सकता। सबसे बड़ी बात, सभी लोग यही मानते थे कि बेंजामिन के पिता ने थॉमस को धोखा दिया था, जिसके चलते हो सकता था कि शायद वो गुस्से में आकर ऐसा कर रहा है। खैर अब आगे दूसरी बोट माल कलेक्ट करने आ जाती है, जिसे वो माल देते हैं, लेकिन तभी श्रीलंकन नेवी बोट उन्हें स्पॉट करके उनके ऊपर हमला करके सरेंडर करने के लिए बोलती है। तो जल्दीबाजी में वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बेंजामिन ही दूसरी बोट पर था, यानी कि वही वहाँ पर सामान भेज रहा था। अब नेवी ऑफिसर्स अचानक से गोलियां चला देते हैं, जिससे बेंजामिन घबरा कर पानी में जंप कर देता है और तभी एक बुलेट उसको हिट करती है। किंग उसे अपना छोटा भाई मानने लगा था, तो उसे बचाने पानी में कूद जाता है, उसे बचाकर किनारे तक भी लेकर आता है। लेकिन अब तक काफी देर हो गई थी, क्योंकि जो गोली थी वो उसकी गर्दन के आर पार जा चुकी थी, जिससे कि वो उनके सामने ही ऑन द स्पॉट मारा जाता है। अब किंग इन सबसे बहुत ही ज्यादा दुखी था। खैर अब बेंजामिन की बातें, नेवी ऑफिसर्स का अचानक से गोलियों से हमला करना और बाकी सारी चीजें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। और तभी वो उस बक्से के अंदर से एक सी कुकुम्बर निकाल कर उसे काट कर देखता है। तो बेंजामिन का शक बिल्कुल सही था, क्योंकि उसके अंदर ड्रग सप्लाई हो रहे थे, यानी कि सी कुकुम्बर की आड़ में थॉमस ड्रग्स का सप्लाई कर रहा था, जो चीज किंग को रास नहीं आती, यानी कि उसे आज तक इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। और तभी हम रॉबर्ट का फ्लैशबैक भी देखते हैं, जो कि थॉमस का साथी था, पूरा लॉयल था, लेकिन एक दिन उसे भी इस ड्रग स्मगलिंग के बारे में पता चल गया था, जिसे थॉमस ने ही जान से मरवा दिया। मतलब कि वो थॉमस को चीट नहीं कर रहा था, बल्कि थॉमस ने सबको चीट किया। यानी कि सब में यही फैला दिया गया था कि वो चीटर था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। थॉमस ने रॉबर्ट को मार दिया था और अब बेचारा बेंजामिन भी मारा गया, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर सच्चाई तो सामने आई। खैर अगले दिन बेंजामिन का फ्यूनरल किया जाता है, जहाँ पर हम किंग को परेशान और दुखी देखते हैं। तभी थॉमस यहाँ पर भी अपने लोगों से पैसे भिजवाता है, लेकिन किंग उसके आदमी को मार पीट कर भगा देता है और थॉमस को सबके सामने एक्सपोज भी करता है। अब वो थॉमस पर भी हमला करता है, मारपीट करने की कोशिश करता है, उसे धमकी देता है कि वो सबके सामने उसे एक्सपोज करेगा, वो उससे दुश्मनी भी ले लेता है। लेकिन थॉमस ये कहता है कि उसकी यहाँ पर बहुत इज्जत है, कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करने वाला। खैर अब इन सब चीजों से उसकी नींद तो उड़ी चुकी थी, साथ ही साथ वो समुद्र में जाने की बात सोचे ही जा रहा था, जिसके साथ ही हम 1982 का एक फ्लैशबैक देखते हैं कि तब आखिर हुआ क्या था और असली सच्चाई क्या है जो मार्टिन ने उसे बताई थी, यानी कि उसके दादाजी ने। तो असल में मार्टिन खुद एक अनाथ बच्चा था, जिसे गाँव के मुखिया सोलोमन ने अडॉप्ट किया और वो उनके बच्चों का ख्याल रखता था। और यहाँ पर हम किंग के पिता चार्ल्स को भी देख पाते हैं, जो कि खुद एक बच्चे थे। और मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था कि हमें फ्लैशबैक में एक बच्चा भी दिखाया गया था, तो बच्चा कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स खुद था। अब उस वक्त सी क्यूकम्बर को पकड़ना कुछ भी बैन नहीं था और सभी उसकी फिशिंग करते थे, लेकिन वो पानी में काफी गहराई में पाया जाता, जहाँ तक जाने पर लोग डूब जाया करते थे, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर काफी ज्यादा था और उससे अलग भी कई लोग पानी में डूबकर मर रहे थे। उन्हें लगता है कि लोगों को स्विमिंग नहीं आती है, जिसकी वजह से उनकी जान जा रही है। तो वो अपने दोस्त बोस से बात करता है, जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, यानी कि सोलोमन उनसे हेल्प लेते हैं। लेकिन बोस की अब उम्र हो चुकी है, तो वो लोगों को ट्रेनिंग देने से मना कर देता है। लेकिन वो अपने ही एक स्टूडेंट जो कि गांव में पढ़ाता है, जिसका नाम एंथनी है, उससे बात करने के लिए बोलता है। खैर अब एंथनी से बात करी जाती है, जो कि अपनी बेटी को अकेले ही पाल रहा था। अब वो इस काम के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसकी गैर हाजिरी में उसकी बेटी को कौन संभालता। तो बोस उसकी बेटी का ख्याल रखने की बात करता है, जिस पर एंथनी मान गया था। अब वो समुद्र में लोगों को डाइविंग सिखाने का काम शुरू भी कर देता है, लेकिन जल्दी हमको पता चलता है कि वो भी खत्म हो गया था और अब तक ढेर सारी मौतें हुई थी, जिनका एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि शायद से किसी को सही से डाइविंग नहीं आती थी। लेकिन एक प्रोफेशनल कैसे ही खत्म हो सकता था, जिसका पता लगाने सोलोमन लग जाते हैं। और एक दिन वो बोस को पीट पीट कर समुद्र के किनारे गांव वालों के सामने लाते हैं और सारा सच बताते हैं। तो असल में यहाँ पर बताया जाता है कि बोस खुद समुद्र में छुपे हुए गोल्ड को कलेक्ट करता था, जिसके लिए वो फिशरमैन को टॉर्चर करके पानी में भेजता। लेकिन वहाँ पर पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता था, जिससे वो मारे जाते। और एंथनी को उसका राज पता चल गया था, तो उसने उसे भी खत्म कर दिया। सोलोमन उसकी सारी काली करतूतों को सबके सामने रखकर उसे गाँव वालों के हवाले कर देता है, जिसे सभी पीट पीट कर खत्म कर देते हैं। और उसके बाद से ही इस गांव के ऊपर श्राप आ गया था। अब मरने के बाद वो इविल हो गया और इसलिए उसकी इविल स्पिरिट को एक कैस्केट के अंदर लॉक करके उसके ही सोने से उसे सील करके पानी में फेंक दिया। और मैंने कहा भी था कि यहाँ पर सोने वाला एंगल जरूर होगा। खैर अब जहाँ पर समुद्र के अंदर उसका कैस्केट है, वहाँ पर दूर दूर तक सी लाइफ डेड है और इविल हो चुकी है। साथ ही साथ वो पानी में कहर ढा रहा था, जिसके चलते वहाँ पर कोई भी नहीं जाता।
नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, हम अब रोज को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी कि तभी उसे कुछ हलचल महसूस होती है और कोई उसे हॉन्ट करके उस पर हमला कर देता है। अब किंग किनारे पर ही खड़ा हुआ था जो कि देखता है कि दो लोग एक बोट के अंदर किसी को डालकर पानी में ले जा रहे थे, जिनको वो पकड़ लेता है और हैरान रह जाता है क्योंकि उन दो लोगों ने रोज को ही बांध कर रखा था। अब वो उन दोनों से पूछता है तो वो बताते हैं कि समुद्र में रहने वाले ईविल को शांत रखने के लिए थॉमस हर महीने एक रिचुअल करता है जिसके अंदर वो गांव की एक कुंवारी लड़की को पानी के ईविल को सौंप देता है। और ये बात सुनकर किंग के गुस्से का पारा चढ़ जाता है, साथ ही साथ उसके दोस्त गॉडसन का भी। और अब उसको लगने लगता है कि ये थॉमस का कोई नया झूठ होगा, यानी कि अपने काले कारनामे छुपाने का, और उसने सीकर्स की बात ऐसी ही रची है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी कि अब आपको समझ में आया होगा कि गॉडसन की बहन के साथ भी क्या हुआ था और बाकी लड़कियों के साथ भी क्या हो रहा था। यानी कि थॉमस ही रिचुअल करके उनको यहाँ फेंक दिया करता ताकि कर्स हमेशा शांत रहे और उसका सी क्यूकम्बर वाला काम सही चलता रहे। अब फाइनली किंग उस कर्स सी के अंदर जाने का फैसला कर लेता है, लेकिन उसके पास बोट नहीं थी तो वो थॉमस की ही बोट को चुराता है। और जब थॉमस के लोग उसे इन्फॉर्म करने के लिए फोन करते हैं तो शॉकिंगली फोन किंग ही पिकअप करता है, जो कि थॉमस और उसके दो लोगों को ऑलरेडी ही किडनैप करके इस बोट में छुपा चुका था। और अब वो निकल जाता है इस कर्ज के रहस्यों से खेलते हुए, यानी कि इस कहानी के असली पत्ते खोलने के लिए। और कहानी का नाम है किंगस्टन एंड द कर्स सी। अब इस बोट पर किंग के फ्रेंड्स भी होते हैं, गॉडसन और भी काफी सारे लोग। अब किंग अपने सफर पर आगे जा रहा था कि इसी बीच उन्हें एक कैबिन से आवाज आती है जिससे सबको लगने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो श्रापित है, लेकिन असल में वहाँ पर रोज थी जो कि छुपकर बोट पर आ गई थी और वो किंग के साथ जाने की जिद करती है जिससे कि वो मान जाता है। खैर इसी बीच बोट पर एक लालटेन टूट जाती है जिसका कांच किंग को चुभ गया था, जिसे वो निकाल कर पानी में फेंक देता है और उसके खून की महक ईविल को जगा देती है। अब आगे जाने पर उन्हें एक बोट की आवाज सुनाई देती है और किंग का दोस्त गॉडसन देखता है तो उसे वो बोट थोड़ी दूरी पर दिखाई देती है, लेकिन अचानक से वो बोट जो थी वो रेडार पर रजिस्टर नहीं हो रही थी। अब वो लोग फिर से उस बोट को देखते हैं, लेकिन अब वो बोट फिर से गायब हो गई थी और सिर्फ उन्हें उसका हॉर्न सुनाई दे रहा था। ये बोट असल में गोस्ट शिप होती है जो कि उन्हें चारों तरफ से हॉन्ट कर रही थी, जिससे कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और ये जो मूवी है वो मुझे गोस्ट शिप और सी मॉन्स्टर का मिक्सचर सा लग रही है, लेकिन वो कहते हैं ना कई बार मिक्सचर बनाने में खिचड़ी खराब भी हो जाती है, तो यहाँ पर भी वही सीन हुआ था। लेकिन ये तो खाली शुरुआत थी, तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, बहुत तेज बिजली कड़कने लगती है और सबकी नजर वाटर पर जाती है, जिसे देखकर उनकी रूह कांप जाती है क्योंकि यहाँ पर 1000-10,000 इंसानी हड्डियां तैर रही थी। उनकी बोट भी गोल गोल घूमकर भटक जाती है और एक ह्यूमन स्कल बोट में आ जाता है। जैसे किंग का दोस्त देखता है तो उसमें से खून बहे जा रहा था। वो बेचारा बहुत ही ज्यादा डरा बैठा हुआ था और उस खोपड़ी से खून निकलता ही जाता है। अब वो लोग इससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। किंग को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, यानी कि उसकी बात गलत थी, यहाँ पर कर्स वाकई में था। अब वो मार्टिन यानी कि अपने दादाजी की बात को याद करके ये कहता है कि ये बोस की स्पिरिट है और वही ये सब कर रही है। खैर अब तभी हम मार्टिन को देखते हैं जो कि उसकी फिक्र में परेशान होकर खुद समुद्र के पास आते हैं, लेकिन ईविल उनको पहले ही खत्म कर देता है। उनकी बॉडी किंग को इसी बोट पर मिलती है जिसे बोट का गोश्त आकर वापस पानी में ले जाता है, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने ऑमलेट को किसी इंसान के ऊपर चिपका दिया हो। एनीवेज अब यहाँ पर आती है वो सारी फीमेल गोस्ट जिन्हें कभी रिचुअल के नाम पर यहाँ पर ईविल के सामने फेंक दिया गया था, और वो खुद एक ईविल स्लेव्स बन चुकी थी जो कि देखने में ज़ॉम्बीज लग रही थी, यानी कि सस्ती ज़ॉम्बीज। अब इनमें से एक गॉडसन की बहन भी होती है जिसको देखकर वो इमोशनल हो जाता है, लेकिन तभी उसका फ्रेंड उसे थप्पड़ मारकर होश में लेकर आता है कि वो उसकी बहन नहीं है बल्कि ईविल है। और अब वो सारे भूत सब पर हमला करने लगते हैं और किंग जो मार्टिन को बचाने पानी में चला गया था वो वापस ऊपर आता है और यहाँ पर अब सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान उन पर चला गया था। कि तभी होता यह है कि थॉमस का एक साथी जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है। वो वहाँ से बाहर भागने लगता है और सारी की सारी ज़ॉम्बीज और ईविल स्पिरिट्स उसके पीछे पड़ जाती हैं। ऑब्वियस सी बात है वो थॉमस का आदमी था जिसने कि उन्हें सैक्रिफाइस किया, जिसके चलते वो उसके पीछे जाने लगती हैं। अब वो उनको देखकर चिल्लाने लगता है, जिसके चलते वो पानी में कूद जाता है और सारी की सारी ईविल स्पिरिट्स पानी में उसके पीछे कूद जाती हैं। अब कुछ वक्त के लिए सब कुछ शांत सा हो गया था, लेकिन तभी किंग को याद आता है उस टूटी हुई लालटेन से कुछ पन्ने मिले थे जिनको वो पढ़ने लगता है, जो कि लिखे थे असल में मार्टिन ने। और दोस्तों इन्हीं पन्नों के साथ में खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। तो अब तक हम ये जानते हैं कि ये बोस की स्पिरिट कर रही है, जो कि रियल भी था, लेकिन यहाँ पर हमको ये बताया गया था कि बोस गोल्ड के चक्कर में लोगों की जान लिया करता था, लेकिन ये कहानी कभी सच थी ही नहीं। जी हाँ, बल्कि बोस तो सही आदमी था जिसने एंथनी को भेजा था और उसकी बेटी को अपनी बेटी की तरह पालने भी लगा।
अब जब एंथनी खत्म हुआ तो उसे काफी दुख हुआ था क्योंकि वो उसका ही स्टूडेंट था और अब वो खुद ही उसके कातिल के बारे में पता लगाने लगा। और अब अपनी खोज में वो सोलोमन के घर तक पहुंच जाता है जहां पर उसे पता चलता है कि अपनी जवानी से ही सोलोमन सी गोल्ड निकाल रहा था। जी हाँ, असली कल्प्रिट यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सोलोमन था और ऐसा करते करते ही वो इतना अमीर हो चुका था। वो लोगों को इसके अंदर इस्तेमाल करता यानी कि मछुआरों को, और फिर उनको जान से मार दिया करता था ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही ना बचे। और उसने ही एंथनी को एक फेस चेंबर से मारा था जिसका निशान उसके चेहरे पर भी आ गया था। अब सोलोमन जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है और मार्टिन डर के मारे वहाँ से भाग गया था और तभी थॉमस और उसके दोस्तों ने मिलकर बोस को पीटा और सोलोमन ने वो कहानी गढ़ी थी यानी कि गांव वालों के सामने, जिसके चलते गांव वालों ने बेचारे बोस को ही खत्म कर दिया। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, किंग को एहसास होता है कि बोस कभी इविल था ही नहीं बल्कि रिवेंज ने उसकी सोल को करप्ट कर दिया है यानी कि इतने साल के गुस्से ने। और इसी बीच बोट का फैन अटक जाता है जिसे फिक्स करने वो थॉमस के आदमी को पानी में भेजते हैं जिसे बोस का गोश्त खत्म कर देता है और खाली उसका हाथ ही ऊपर आता है। अब किंग ये कहता है कि उन्हें श्राप को हटाने के लिए सी बैरियल ना करके रेस्पेक्टेड बैरियल करना होगा, वो भी एक ऐसे आइलैंड पर जहाँ पर कोई आसपास हो ही ना, और अगर वहाँ वो श्राप फिर से जागेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उन्हें उस कैस्केट को ढूंढना होगा। अब किंग पानी में जाता है और वहाँ पर वो सी मॉन्स्टर बोट पर आकर सब पर हमला कर देता है और थॉमस मौका पाकर यहाँ से आजाद होकर निकल जाता है। खैर अब वो पानी में जाकर किंग को रोकने लगता है और तब जाकर इस कहानी के दूसरे असली पत्ते रिवील होते हैं कि असल में उसको सोलोमन का सारा राज पता चल गया था और उसने जाकर उसे ये सारी बात बताई और 10% और 20% का हिस्सा मांगा, लेकिन सोलोमन ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था, जिसके लालच में आकर उसने सोलोमन को खत्म कर दिया और उसकी बॉडी को उसी कैस्केट के अंदर डाल दिया था जहाँ पर बोस था। और ये उसी दिन की बात है जिस दिन उस कैस्केट को उस पानी में डालने वाले थे सभी लोग, यानी कि 1982 में। इनफैक्ट हमने एक सीन देखा भी था जहाँ पर बचपन वाला थॉमस ये काम कर रहा था। और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जो थॉमस था ना, उसके गले में एक चेन होती है, वो किसी और की नहीं बल्कि वो सोलोमन की खुद की थी। सबसे बड़ी बात कि थॉमस ने उसके सारे के सारे सोने को चुरा लिया था। एक और इंटरेस्टिंग चीज कि सोलोमन के परिवार को मारने वाला भी कोई और नहीं बल्कि वही था। वहाँ पर मार्टिन और एक बच्चा खड़े हुए थे जो कि चार्ल्स ही था। तो मार्टिन ने चार्ल्स को पाला था, लेकिन चार्ल्स की भी इवेंचुअली मौत हो गई थी और उसका ही बेटा यहाँ पर किंग होता है, यानी कि सोलोमन कोई और नहीं बल्कि किंग का ही ग्रेट ग्रैंडफादर है। लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि जो स्पिरिट होती है वो यहाँ पर थॉमस के आदमियों को मारना शुरू कर देती है, जिसके चलते हमने नोटिस किया था कि 1982 के टाइम पर ही जो थॉमस होता है वो वहाँ से भाग गया था क्योंकि वो काफी डर चुका था। उसने सारा सोना बेच दिया और शहर जाकर वो गैंगस्टर बन गया था, जिसके बाद में वो यहाँ पर वापस आया। और जिस दिन बैरियल होना था उसी दिन रोज की माँ, जो कि तब बच्ची हुआ करती थी, उसने उस कैस्केट को छुआ था जिससे कि ईविल शांत सा हो गया था और वो कोई और नहीं बल्कि मुझे लगता है कि एंथनी की खुद की बेटी थी। एनीवेज यहाँ पर थॉमस समझ चुका था कि ऐसे ईविल को काबू करा जा सकता है और उसने तब से ही उन सभी कुंवारी लड़कियों को सैक्रिफाइस करना शुरू कर दिया। अब तभी थॉमस किंग को जान से ही मारने वाला होता है कि तभी वो दोनों खुद को एक ग्राउंड पर पाते हैं जहाँ पर सोलोमन का भूत आकर थॉमस को जान से मार डालता है क्योंकि उसने भी वहीं पर ऐसा किया था और वो इस चीज को उसके खुद के लॉकेट से करता है। वो उसकी गर्दन को ही काट डालता है और अपने लॉकेट को वापस पहन लेता है। अब जो सोलोमन होता है वो किंग से बात करता है कि वो ये सोना ले ले और ये हमेशा से उसका ही था। वो उसे काफी लालच देता है, लेकिन किंग को वो सब कुछ करना सही नहीं लगता, तो वो पानी में जाकर उस कैस्केट को निकाल लाता है, उसको छू लेता है, जिसके चलते वहाँ पर सभी के गोस्ट वैनिश हो जाते हैं। इससे पहले हम कुछ हॉरर सीन्स को भी देख पाते हैं जहाँ पर ये भद्दी सी आत्मा जो होती है वो सभी को मारने भी वाली होती है, लेकिन किंग सबको बचा लेता है। खैर अब इस कैस्केट का सही से बैरियल करवाया जाता है, वो भी एक डेजर्टेड आइलैंड पर। वो उसे माफी मांगते हैं जिससे कि पानी के अंदर जो कर्ज था वो खत्म हो गया था और वहाँ पर मछलियां वापस आ गई थी, जिसके चलते अब गांव वाले पहले जैसे फिशिंग कर पाएंगे और अपनी जिंदगी को फिर से सही कर पाएंगे। यानी कि किंग ने यहाँ पर यही चीज सोची कि बैठ कर खाने से अच्छा है कि मेहनत कर कर खाया जाए, यानी कि 2 रोटी खाओ लेकिन मेहनत की खाओ। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी किंगस्टन फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि मूवी के अंदर जो भूत था ना, ऐसा लग रहा था जैसे कि ऑमलेट को उसके मुंह पर चिपका दिया गया हो। साथ ही साथ जो कहानियां हैं, टाइमलाइन है, वो काफी वियर्ड सी दिखाई गई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो किंग के पिता चार्ल्स और उसके पिता सोलोमन, ये सारी कहानियां काफी वियर्ड सी हैं। कैरेक्टर मतलब यहाँ पर प्रॉपरली डिफाइंड टाइप के नहीं है। साथ ही साथ रोज की माँ का होना, रोज, ये सब चीजें भी काफी ज्यादा वियर्ड सी थी।
मतलब फिल्म जो है ना उसको अच्छा बनाने की कोशिश तो करी गई है, लेकिन उसके चलते खिचड़ी टाइप की बन गई। ऐसी मूवीज फॉरेन के अंदर काफी अच्छी काफी इंटरेस्टिंग आई है, लेकिन ये वाली जो मूवी है वो थोड़ी वियर्ड सी थी। आई मीन सी मॉन्स्टर और गोस्ट हॉन्टेड शिप वाली जो मूवी आई थी उनको मिक्स करके कुछ बनाया गया है। मतलब ओवरऑल ये जो मूवी है काफी एवरेज सी है। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा उसको पूरा करने का। लेकिन यहाँ पर चीजें खुद ही काफी वियर्ड हैं, तो हो सकता है कि प्रॉपर आंसर मैं भी ना दे पाऊं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए